खारियां कैंट। कराची से बेसिक कोर्स कामयाबी से करने के बाद जब वापस मुल्तान अपनी यूनिट में आया तो तरक्की मुंतजर थी। सेकंड लेफ्टिनेंट से सेकंड का लफ्ज हज़फ कर दिया गया और अब मैं फुल लेफ्टिनेंट बन गया था। मेरे कंधे अब किसी हद तक बारोनक हो गए थे। आर्मी के रैंक्स को उम्र के तराजू में तोला जाए तो कह सकते हैं कि सेकंड लेफ्टिनेंट बचपना, लेफ्टिनेंट नौजवानी, कैप्टन भरपूर जवानी, मेजर पुख्ता उम्र और लेफ्टिनेंट कर्नल बनते ही बंदा बुढ़ापे की सीढ़ी पर पहला कदम रख देता है। इसके बाद तो फूले हुए सांसों के साथ सीढ़ी को दोनों हाथों से थामकर ऊपर चढ़ने की जिद्दोजहद में लग जाता है। सीढ़ी का हर अगला कदम पिछले से ज्यादा फिसलन वाला होता है। अक्सर तो फिसल फिसल कर नीचे गिरते जाते हैं, बस कोई कोई ही नसीबों वाला अगली सीढ़ी पर कदम जमा पाता है। एंटी एयरक्राफ्ट की इन 3 यूनिटों में से जिनमें 4-4 बैटरियां थी, उनमें से एक एक बैटरी निकालकर एक नई यूनिट का क़याम अमल में लाया गया। मेरी नई यूनिट का हेडक्वार्टर 2 बैटरियों के साथ जमरोद फोर्ट में था। मेरी बैटरी को इंतजामी मामलात के लिए खारिया में एक मकामी आर्टिलरी यूनिट के साथ मुल्हिक कर दिया गया था, जिसे उस वक्त के मारूफ लेफ्टिनेंट कर्नल FB अली कमांड कर रहे थे। FB अली इंतहाई निडर और काबिल अफसर थे। उनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि GHQ हर साल पूरी फौज के अफसरों के दरमियान मजमून नवीसी का मुकाबला करवाता था। मजमून का मौजू भी GHQ ही जारी करता था। लेफ्टिनेंट कर्नल FB अली ने जब 3 साल लगातार इस मुकाबला में पहला इनाम हासिल किया तो अफसरों ने इस मुकाबला में ये सोचकर दिलचस्पी लेना बंद कर दी कि जीतना तो FB अली नहीं है, फिर मेहनत करने से क्या फायदा। मजबूरन GHQ ने FB अली पर इस मुकाबला में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। एक रोज दफ्तर में MT हवालदार घबराया हुआ आया कि डिवीजन कमांडर जनरल साहब MT पार्क में कर्नल साहब को बुला रहे हैं। उन्होंने अचानक धावा यानी सरप्राइज चेक बोल दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल FB अली ने दफ्तर में बैठे बैठे बड़े तहम्मुल और सुकून से उसी हवालदार के जरिए जनरल को पैगाम भेजा कि उनसे वापस जाकर बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में कहो कि कर्नल साहब कहते हैं कि अगर तो ये आपका निजी दौरा है तो जहां जी चाहे घूमे फिरें और वापस चले जाएं, और अगर सरकारी दौरा करना चाहते हैं तो भी वापस चले जाएं, और अपने दफ्तर से मुझे खत लिखकर दौरे की तारीख और वक्त से मुतला करें। फिर सरकारी तरीका से आपको पूरी यूनिट का दौरा करवा दिया जाएगा। जनरल बेचारा अपना सा मुंह लेकर वापस चला गया। उस रोज डिवीजन की एक्सरसाइज थी। हमारी भी तमाम तोपें एक बड़े दायरा की सूरत में लगी हुई थी। मैं उन दिनों लेफ्टिनेंट था, बैटरी कैप्टन छुट्टी पर था, इसलिए मैं कमांड पोस्ट के इंचार्ज की ड्यूटी कर रहा था। जनरल साहब के बारे में मशहूर था कि वो अफसरों से सिपाहियों के बारे में सवाल किया करते हैं। उनका नजरिया था कि हर अफसर को अपने मातहत सिपाही के तमाम घरेलू हालात से भी आगाही होनी चाहिए। मैंने कमांड पोस्ट में मौजूद अपने मातहतों को भी इस बारे में आगाह कर दिया था। दूसरी इंतहाई जरूरी चीज तोपों का कमांड पोस्ट से टेलीफोनिक राब्ता था। सब तोपों के टेलीफोनों को तार के जरिए कमांड पोस्ट के मास्टर्स टेलीफोनों से जोड़ दिया गया था। मुसीबत ये आन पड़ी कि बार बार किसी न किसी तरफ से राब्ता मुनक़ता हो जाता। कभी मैदान में चरने वाली बकरियां तार तोड़ देती तो कभी ये काम गाय भैंसों से सरजद हो जाता। ये देखने के लिए कि कहां से तार टूटी है एक सिपाही को दौड़ाना पड़ता। वो बामुश्किल तार मुरम्मत करके वापस आता तो उन्हीं कदमों किसी और तरफ दौड़ पड़ता। मैं सख्त परेशान था कि अगर जनरल की आमद पर तमाम तोपों से राब्ता ना हुआ तो बहुत बुरा होगा और हमें पूरे डिवीजन में तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आयद होती थी। जनरल के आने में बहुत थोड़ा वक्त बाकी था कि 2-3 तोपों से राब्ता कट गया। मेरा सिग्नल हवालदार बहुत तेज था और उसकी एक आंख में थोड़ी खराबी थी। सब उसे काना कहकर बुलाते थे। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, सर आप बेफिक्र हो जाएं, जब जनरल साहब आएंगे तो सब तोपों से राब्ता बिल्कुल ठीक होगा। ये कहकर वो गायब हो गया। मेरी जान मुट्ठी में आई हुई थी और दिल हलक में फंसा हुआ था। जनरल जैसे ही कमांड पोस्ट में दाखिल हुआ तो सबसे पहले वो फोन की तरफ बढ़ा तो मेरी जान ही निकल गई। उसने फोन का हैंडल घुमाया और कहा, गन नंबर 1। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, गन नंबर 1 स्पीकिंग सर। जनरल साहब को 8 तोपों से ठा ठा करके जवाब मिला तो वो बहुत खुश हुए। फिर एक जवान की तरफ इशारा करके मुझसे पूछा, मकबूल ये किस शहर का रहने वाला है?
मैं बिला तवक्कुफ बोला, सर अटक का। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये शादीशुदा है? मैंने कहा, जी सर, इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। सिपाही की तरफ देखा तो वो फौरन बोला, सर बच्ची को तो इसी साल दाखिल करवाया है और लड़का माशाल्लाह दूसरी जमात में है। जनरल बहुत खुश और मुतमईन होकर गया। उसके जाने के बाद मैंने सिपाही से पूछा तो कहने लगा, सर मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई और मैं अटक का नहीं बल्कि खैरपुर टामी वाला का रिहायशी हूँ। फिर मैंने फोन घुमाया तो आधी तोपें खामोश थी। का ने हवालदार से पूछा कि जनरल की मौजूदगी में तमाम तोपें कैसे बोल रही थी और अब उनका राब्ता फिर क्यों टूट गया। हवालदार ने बताया कि उसने बड़ी चालाकी से थोड़े फासले पर एक बैरक के कमरे में 8 सिपाहियों को 8 टेलीफोन देकर बिठा दिया था और सारी तोपों के कनेक्शन काटकर उन 8 फोनों से जोड़ दिए थे। उन सब को उसने गन नंबर 1 से गन नंबर 8 के नाम दे दिए थे। मैं यह कहे बगैर ना रह सका कि यार काने, वाकई तुम्हारी एक रग फालतू है। 1968 में जेहलम बस अड्डा पुराने जीटी रोड पर होता था। अड्डे पर एक कच्चा पक्का सा ढाबा टाइप का होटल होता था। मैं खारियां से पिंडी जा रहा था। जिस बस के अंदर मैं सवार था वो लाहौर से आ रही थी। जेहलम अड्डे पर रुकी तो बस की सवारियों में एक गोरी भी थी। बाकी सवारियों के साथ वो भी उतर आई। मैं जिस टेबल पर बैठा था उसके नजदीक एक टेबल पर वो भी बैठी थी। वेटर उसके पास गया तो उसने वेटर से पूछा, इज देयर एनी टॉयलेट? क्या यहाँ कोई टॉयलेट है? और वेटर ने आलू गोभी, मटर कीमा और जाने किन किन खानों की गर्दान सुना दी। उसने फिर टॉयलेट का पूछा तो वेटर की आवाज आई, बेगम जी ए ते कोई नहीं पकया, जो कुछ पकया है तुहानू दस देता है। बेगम जी ये तो नहीं पकाया हुआ है, मगर जो कुछ पका हुआ है वो आपको बता दिया है। मैंने इशारे से वेटर को बुलाया और उससे कहा कि उसको पेशाब आया है, उसे वो जगह दिखाओ जहां ये फारिग हो आए। वो गोरी को होटल के पिछवाड़े ले गया और मकई के खेत की तरफ इशारा कर दिया। वो बेचारी कोई पेंडू गोरी तो नहीं थी। फिर वापस आकर बैठ गई। शायद पिंडी पहुंचकर सबसे पहले वो टॉयलेट की तरफ ही भागी होगी। खारिया में हमारे एक मेजर साहब की 2 बीवियां थीं। उनकी बड़ी बीवी अपने बच्चों के साथ लाहौर में रहती थी और दूसरी जिसके साथ उनकी मोहब्बत की शादी थी वो रावलपिंडी में रिहाइश पजीर थी। मेजर साहब हर वीकेंड पर बन ठन कर निकल जाया करते थे। खारिया कैंट का कोई बस अड्डा तो था नहीं। टी जंक्शन पर सवारियां खड़ी होकर बस का इंतजार करती। अक्सर टी जंक्शन पर कंडक्टर को कैंट रोड पर दूर से आती सवारी नजर आती तो वो रुक कर इंतजार भी कर लेते। एक दिन मैंने मेजर साहब से पूछ लिया कि सर किधर के इरादे हैं, लाहौर जा रहे हैं या पिंडी? तो उन्होंने कहा, यार बड़ी वाली लाहौर रहती है और छोटी वाली पिंडी। जो बस पहले मिलती है मैं उसी में बैठ जाता हूँ। अब ये तो नसीबों की बात है कि कौन सी बस पहले मिलती है। मैंने अगला सवाल दाग दिया, सर वैसे ज्यादा किस तरफ की बस मिलती है? तो कहने लगे, मुझे दूर से ही दाएं बाएं जाने वाली बसें नजर आ रही होती हैं। दाएं तरफ पिंडी वाली बस नजर आए तो मेरी स्पीड तेज हो जाती है और बाज औकात तो मेरे कदम भागने लगते हैं। और जब बाएं तरफ यानी लाहौर की तरफ रुख किए बस नजर आती है तो मुझे अजीब सा शक होने लगता है कि मेरे बूटों के तस्मे खुल गए हैं और मैं तस्मे चेक करने के लिए झुक जाता हूँ। या फिर मुझे यूं महसूस होने लगता है जैसे मेरे सर पर शहद की मक्खी मंडला रही है। उसको उड़ाने के लिए जब मैं सर के ऊपर हाथ घुमाता हूँ तो बस वाले को गलतफहमी हो जाती है कि मैं उसे जाने का इशारा कर रहा हूँ। इत्तेफाक से उस बस के जाने के फौरन बाद ही पिंडी वाली बस भी आ जाती है और मैं छोटी बेगम की किस्मत पर नाज करते हुए बस में सवार हो जाता हूँ। खारिया में डिवीजनों के माबैन एथलेटिक्स के मुकाबले होने वाले थे। मुंतजमीन में मेरा नाम भी था। इत्तेफाक से पूल वॉल्ट ऐसा इवेंट था जिसमें हमारे डिवीजन से कोई खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहा था। मैं अपने दफ्तर से निकलकर अपनी जीप में ट्रैक की तरफ जा रहा था। मेरा ड्राइवर एक बेहतरीन जसामत वाला पठान लड़का था। मैंने अजराह मजाक उससे कहा, यार गुल खान, तुम पूल वॉल्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसने पूछा, सर वो क्या होता है? मैंने उसे तफसील से समझाया कि किस तरह एक लंबे बांस की मदद से छलांग लगाते हैं। उसने कहा, सर इसी तरफ जा तो रहे हैं, मैं कोशिश कर लूंगा। ग्राउंड में जाकर मैं तो अपने काम में मसरूफ हो गया। शाम को जब वापस जा रहे थे तो गुल खान ने बताया कि उसने बड़ी कामयाबी से कई दफा छलांग लगाई और वो मुकाबले में जरूर हिस्सा लेगा। मुकाबले शुरू हुए तो मेरी यूनिट वाले उस नए आने वाले एथलीट को देखकर सब हैरान थे, मगर उसने सबको मजीद वर्ताए हैरत में डाल दिया जब उस नए एथलीट ने पूल वॉल्ट जैसे बहुत मुश्किल इवेंट में
अव्वल पोजीशन हासिल करके तहलका मचा दिया था। मैं कुछ दिनों के लिए यूनिट हेडक्वार्टर जमरोद फोर्ट गया हुआ था। एक रोज खबर मिली कि कैप्टन जो 2-3 फौजी ट्रकों के साथ लंडी कोतल रोड पर ड्राइवरों को गाड़ियां चलाने की तरबियत दे रहा था, वो खुद सबसे आगे जीप चला रहा था। एक तांगे में कुछ सवारियां बैठी थीं। सामने से आती बस देखकर कैप्टन ने जीप को तांगे के पीछे करके ब्रेक लगाई तो अचानक ब्रेक फेल हो गई। एक जोरदार टक्कर लगी और तांगे में पिछली सीट पर बैठे हुए 90-95 साला इंतहाई ज़ईफ बाबे को झटका लगा तो वो सीट से उछलकर सड़क पर आम गिरा। उसे किसी ऐसी जगह चोट लग गई कि उसने 2-4 उखड़े उखड़े सांस लिए और अल्लाह को प्यारा हो गया। आसपास के पठानों ने उन्हें घेर लिया। एक सिपाही ने यूनिट में आकर इतला दी तो कर्नल साहब अपने साथ वहां के मकामी जिरगा के एक अहम रुकन नासिर खान को साथ लेकर मौका पर पहुंच गए। जिरगा वाले की जमानत पर कैप्टन यूनिट में वापस आ गया। फैसला ये हुआ था कि बाबे की तजहीज़ो तदफीन के कुछ दिन बाद कैप्टन को जिरगा के सामने पेश किया जाएगा और फिर जिरगा खून बहा का तयन करेगा। खून बहा की अदायगी पर मामला रफा दफा हो जाएगा। नासिर खान को कर्नल साहब ने ताकीद की कि कैप्टन की तनख्वाह बहुत थोड़ी होती है, इसलिए वो कोशिश करे कि खून बहा की कम से कम रकम पर तस्फिया हो जाए ताकि वो बआसानी रकम अदा कर सके। जिरगा बैठा तो बाबे का पोता वारिस के तौर पर सामने आया और उसने 80,000 रुपये खून बहा का मुतालबा किया। उस जमाने में 80,000 रुपये ये बहुत बड़ी रकम थी। नासिर खान ने खड़े होकर कहा कि बाबा कुछ कमाता नहीं था कि उसकी आमदनी पर कुछ लोगों की किफालत होती हो, इसलिए ये रकम बहुत ज्यादा है। एक और ने गिरा लगाई, आधा कर लो। नासिर ने फिर कहा कि उसकी उम्र पर तो गौर करो, 95 साल के बाबे का इतना खून बहा। इस तरह सौदेबाजी होती रही और रकम कम होते होते जब 200 तक पहुंची तो कैप्टन ने फौरन जेब से 200 रुपये निकाल कर दे दिए। नासिर और कैप्टन वापस यूनिट में आए तो नासिर ने कर्नल से कहा, सर अगर आपने 200 ही देने थे तो मुझसे कम करवाने के लिए क्यों कहा था? कैप्टन ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और फौरन इतने पैसे निकाल कर दे दिए। मैंने 20-30 रुपए में बात खत्म करवा देनी थी। मार्शल्ला ड्यूटी से फारिग होकर मैं वापस खारियां आया तो कुछ रोज बाद जमरोद फोर्ट में हमारी यूनिट ने दावत का इंतजाम किया। पेशावर के स्टेशन कमांडर समेत तमाम मकामी सीनियर अफसरान मदऊ किए गए थे। खारियां वाली बैटरी के अफसरों को भी पेशावर बुला लिया गया था। बहुत शानदार पार्टी थी जिसमें अक्सरियत मकामी खानों की थी। ऐसी पार्टियों में अमूमन सीनियरिटी के हिसाब से टोलियां बन जाया करती हैं, यानी बहुत सीनियर अफसरों का टोला, फिर एक टोला मेजरों का और एक टोला जूनियर अफसरों का होता है जिसमें कैप्टन और लेफ्टिनेंट वगैरह होते हैं। वेटर्स बदल बदल कर कभी सीख कबाब, कभी तिक्के, कभी कुछ तो कभी कुछ ला रहे थे। एक बार वो गोल गोल बोटियों वाली सीखें लेकर आया। हम सब ने एक एक सीख खाई तो सबको ही ये इतनी पसंद आई कि सब ने यक जुबान कहा कि बस अब सिर्फ यही सीखें लाओ। वो सीखें लाता रहा और हम खाते रहे। दावत के आखिर में हम 2-3 अफसरों ने तारीफी कलमात कहने के लिए हेड कुक को बुलाया और खाने की तारीफ करने के बाद उससे उन सीखों के बारे में पूछा कि कैसे बनाई जाती हैं। तो उसने बताया कि सर वो तो बहुत आसान है, कीमे में मसाला जात मिलाकर उसको बकरे की आंतों में ठोंस ठोंस कर भर देते हैं, फिर छुरी से उसे काट काट कर सीखों में पिरो लेते हैं और तिक्कों की तरह कोयलों पर भून लेते हैं। दिल कच्चा पक्का हुआ, अब कुछ कर तो सकते नहीं थे। बस ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ली कि अगर ओजड़ी खा सकते हैं तो भला आंते खाने में क्या हर्ज है। गुजरात में अपने एक दोस्त चौधरी सईद के पास में अक्सर जाया करता था। उनके मोहल्ला में ही एक पंखों का नया कारखाना खुला। पंखों की कीमत निस्बतन कम होने और देखने में खूबसूरत नजर आने की वजह से जल्द ही उसने मार्केट में जगह बना ली। इतने में मौसम सरमा का आगाज हो गया। पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियां सर्दियों में भी हस्बे मामूल उसी तरह जोरों शोर से चलती रहती हैं। वो पंखे बनाकर स्टोर कर लेते हैं और फिर अगली गर्मियों में निकालते हैं। उस फैक्ट्री के मालिक ने भी बैंक से कर्जा लेकर पंखों की अच्छी खासी तादाद को स्टोर कर लिया था। गर्मियां आईं तो उन पंखों की फरोख्त में इंतहाई कमी हो गई। स्टोर माल से भरे हुए थे लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे थे। फैक्ट्री दिवालिया होने के करीब थी।
کہ चौधरी सईद ने फैक्ट्री के मालिक को एक शख्स से मुतारिफ करवाया जिसका कहना था कि वो स्टोर में पड़े हुए तमाम पंखे फरोख्त करवा सकता है और उस काम के लिए वो 20,000 मुआवजा लेगा। वो भी तमाम पंखे फरोख्त हो जाने के बाद चौधरी सईद की गारंटी पर सौदा तय पा गया। चंद दिनों के अंदर ही धड़ाधड़ गाहकों की कतारें लग गईं। चौधरी सईद और फैक्ट्री का मालिक दोनों हैरानों परेशान थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिन पंखों को कोई पूछता नहीं था उनकी मांग में बेशबहा इजाफा हो गया और तमाम गाहक गुजरांवाला और लाहौर से आ रहे थे। बहरहाल चंद दिनों के अंदर अंदर तमाम स्टोर खाली हो गए और बहुत से गाहक खाली हाथ लौटने लगे। एक दिन वो शख्स आया और 20,000 का मुतालबा किया तो फैक्ट्री मालिक ने उसे 20,000 देकर 5,000 इजाफी सामने रखकर कहा कि ये रकम भी आपकी हो सकती है अगर आप ये बता दें कि आपने ऐसा क्या चक्कर चलाया कि गाहकों की लाइनें लग गईं। उसने वो 5,000 उठाकर जेब में डाले और उस रात से पर्दा उठा दिया। उसने बताया कि वो इंतहाई कीमती सूट जेबतन करके किराया पर हासिल की गई चमचमाती कार में हाथ में ब्रीफकेस पकड़े गुजरांवाला और लाहौर में पंखे फरोख्त करने वाली दुकानों पर जाता, उन्हें अपने आप को पंखों के बहुत बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर मुतारिफ करवाता और उन्हें सिर्फ इसी मखसूस पंखे को खरीदने की ख्वाहिश का इजहार करता, वो भी सैकड़ों की तादाद में। रेट और ये कि जल्द अज जल्द कितने दिनों में सप्लाई कर सकते हैं तय करने के बाद 100-200 रुपए पेशगी अदा करके रसीद हासिल कर लेता था। इस तरह उस शातिन इंसान ने कुल 7-8 हज़ार रुपयों की सरमायाकारी करके 18-20 हज़ार सिर्फ 10-12 दिन में कमा लिए थे। सब पंखे बिक चुके थे और फैक्ट्री मुस्तकिल तौर पर बंद हो गई थी।